यार खाना नहीं खाया, लंच रिसेस नहीं हुआ, लंच ब्रेक नहीं दिया टीचर्स ने यार? दिया था? तो फिर क्यों आवाज धीमी है? अच्छा हम आज क्यों आए हैं, किस विषय पर चर्चा करने आए हैं? महिला बचाओ है? क्या है करियर? 12th स्टैंडर्ड का कौन है यहाँ पर? 12th स्टैंडर्ड का शाबाश। और 10th स्टैंडर्ड के कौन है यहाँ पे? मुझे इन दो बच्चों से मतलब 9th वाले सीखेंगे, 11th वाले समझेंगे, 10वीं और 12वीं के बच्चे आज जानेंगे कौन सा सब्जेक्ट 10th के बाद ऑप्ट करना है और 12वीं के बाद अब जो हमने रायता फैलाया है इस रायते को कैसे समेट के अपने जीवन को आगे ले जाना है। ये करियर है। करियर ये नहीं कहता कि मैं एकेडमिकली 99% वाली बच्ची थी या 33 जस्ट पासिंग मार्क्स वाली बच्ची थी। करियर ये कहता है कि मैं 60 मीडियोकर होने के बाद भी अपने जीवन में कितनी सफल हूं। तो करियर का सबसे पहला मतलब सफलता, दूसरा मतलब आजीविका। आप सफल सिर्फ बातों से नहीं हो सकते बच्चे, जब तक आपके पास ये नहीं है ना खर्च करने के लिए, आप सफल नहीं हो सकते। इसको खर्च करने के लिए ये चाहिए। इसका मतलब थोड़ी सरस्वती माता, थोड़ी लक्ष्मी माता, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के बनता है करियर। अब कोई बताएगा 12th स्टैंडर्ड की हेड गर्ल कौन है? 12th स्टैंडर्ड में हेड गर्ल कौन है आप में से? प्लीज बैठे बैठे जवाब दो बेटा, खड़े नहीं होना, तो बड़े लोग थोड़ी हो। करियर से आप क्या समझते हो? क्या है करियर? आगे हम जो करते हैं, आप हमें मत देखना, हमारी ना उम्र अभी ज्यादा है ना हमने काम ज्यादा किए, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। आपकी अध्यापिकाएं देखी हैं कभी गौर से? हाँ ना? बस ये देखा है कि मैम बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बात नहीं करने देती, 24 घंटा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इसके अलावा कभी ये नहीं बोलती आओ आज पार्टी कर। कैसे बोलेगी वो अध्यापिका कि चलो पार्टी करो पढ़ाई छोड़ो? जिस अध्यापिका ने तुम्हारे आगे एक रोल मॉडल बनना है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो टीचिंग में जाना चाहते हैं? कोई है जो शिक्षिका बनना चाहता हो? मैडम कौन बनना चाहता है? कोई नहीं कोई नहीं बनना चाहता। अच्छा डॉक्टर जो बनना चाहते हो, इंजीनियर जो बनना चाहते हो, कोई ऐसी है जिसकी सीडीएस की इच्छा हो, मिलिट्री में जाना है? बहुत बढ़िया बेटा, इन लोगों के सपोर्ट के बिना तुम 12वीं पास करके कदम भी बाहर नहीं निकाल पाओ। इन लोगों को समझे बिना तुम इस दहलीज को पार नहीं कर सकते। जब तक 12वीं पास नहीं होगी, 10वीं पास नहीं होगी, ना इंजीनियर, ना डॉक्टर, ना मिलिट्री, ना कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि टीचर्स आर अवर फाउंडर्स। गुरु ही सर्वोपरि है। ये भाषण नहीं है, ये बकवास की बात नहीं है, ऐसे ही हमारे वेद ग्रंथ में नहीं लिखा। टीचर आपको वो चीज सिखाती हैं या वो चीज सिखाते हैं जो आपको इस दुनिया में दूसरा कोई प्रोफेशनलिस्ट नहीं सिखा सकता। डॉक्टर कभी ये नहीं बता पाएगा और आगे कैसे लिखनी है। तुम गए 300 रुपये फीस लेगा, 2 मिनट देखेगा, खा लेना, परहेज कर लेना। इंजीनियर के पास आप जाओगे, आपकी टेक्निकल फॉल्ट्स दूर करेगा, काउंसलिंग नहीं देगा। टीचर के पास आप जाओगे ना तो टीचर एक आंसर तो बताएगी, साथ में कोई समस्या होगी तो उसको भी हल करके देगी। वो करिए। डॉक्टर पैसा चाहता है, नो डाउट, बहुत अच्छा, अल्टीमेट। टीचर की वेतन उससे कम है, लेकिन जो वो तुमको सिखा रही है उसके बाद आज यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, ब्लॉगर्स बैठे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स। हम सब ने अपने जीवन में शिक्षा ली है शिक्षिकाओं से, शिक्षकों से। तो सबसे बढ़िया करियर फाउंडर कौन है? टीचर। अब आई आवाज। तो कोई है जो टीचिंग में जाना चाहता है?
डॉक्टर बैठी हैं, वो आपको पूरा बताएंगी नीट कैसे क्वालिफाई करना है, क्या करना है, क्यों करना है। 720 अंकों का पेपर होता है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स आपको बेसिकली उसमें पढ़ने पड़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी बॉटनी आपका बायोलॉजी का सेक्शन होता है, ये तो पता है। बायोलॉजी 2 भागों में डिवाइडेड है, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, है ना, 2 भागों में डिवाइडेड है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री से तो आप रूबरू हैं। अब बात आती है करियर बनाने के लिए किन किन गुणों का होना जरूरी है। सबसे पहला कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन माने अपने विचारों को, वार्तालाप होती रहती घर पे, जो 2 लोग लड़ रहे होते हैं क्या वो वार्तालाप नहीं करते, वो तो लड़ाई करवाते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने विचारों को सामने वाले के समक्ष इस कला के साथ रखना, इस कद्र रखना कि ना बोलते हुए भी लास्ट में आपके हाथ जोड़ के बोलते भाई साहब गजब। ये है कम्युनिकेशन, समझे। करियर के जो स्किल्स हैं, सबसे पहला करियर बनाने के लिए आपके अंदर बोलने की कला होनी चाहिए। चाहे टीचिंग में चले जाना, आप 90% वाले हो, आपको बच्चे को पढ़ाना नहीं आता, उस 90% का हमें नहीं करना। आप 60% वाले हो, आप 50% वाले हो, लेकिन आप अपने टॉपिक पे, अपने सब्जेक्ट में इतने थॉरो है कि आप बच्चे को बता दो हार्ट का डायग्राम, कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजी। क्या है बायोलॉजी? सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें आती है? न्यूरो सिस्टम और हार्ट में। मैडम ये कहाँ से नलिका यहाँ निकली, यहाँ से गई, वहां से आ गई, हमें तो आज तक लाल और नीला ही समझ में आया। होता है ना, जब पहले दिन किताब खोलो, वो आपकी टीचर होती है जो बताती है लाल और नीला क्यों है तो क्यों है, कैसे क्या है। पढ़ते हैं। आर्टरीज का काम क्या होता है? अरे भाई आर्टरीज का काम क्या होता है? किसको लेना? जो खून कैसा है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है? मार क्या पढ़ा दिया, क्या ये एक सब्जेक्ट की बात थी, उसको आप छोड़ो, वो आपका अपना ज्ञान है। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर अपनी जिस भी सब्जेक्ट को आप 12th वालों ने ले लिया है, अब तो ले लिया है, अब तो चिड़िया खेत चुक चुकी है ना, अब आप दोबारा नहीं कर पाओगे उस सब्जेक्ट पे इतनी कमांड रखो कि आप अगर टीचिंग में जाओ तो आप अपने उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकते। अगर हम डॉक्टरी प्रोफेशन की बात करें, डॉक्टर कभी भी कौवे की तरह काँव करता हुआ अच्छा नहीं लगता। जिस डॉक्टर ने आपसे प्यार से 2 पल की बात कर ली, फीस चाहे उसकी 1000 रुपये हो, बात करते ही साथ आधा दर्द दूर हो जाता। वहां भी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। आप इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाएं, इंजीनियर से हमारा डायरेक्ट संपर्क नहीं होता। हम ऐसा नहीं होता कि हमारा एक टीवी का डब्बा खराब हुआ और हम सीधे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट साइंसेज में चले गए, नहीं, इनडायरेक्ट वे में हमारा उनसे लिंक होता। वो भी आपस में अपने जो टेंडर्स देते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने सॉफ्टवेयर बेचते हैं, बेसिकली आप इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर काम। तो जो वो डील करते हैं, जो उनको बेचते हैं, आपस में उनका भी कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, वो करियर बिल्डर। मेरी एक चीज याद रखना बच्चों, ये सारे पैम्फलेट्स टंगे हैं, सब बैठे हैं, सब बताएंगे 12वीं के बाद करना क्या है। लेकिन अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, प्रतिभाएं नहीं है, आपके 90% मार्क्स भी भरे गए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ये किसी किताब में आज तक मैंने नहीं पढ़ा। आप 60% वाले हैं, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, अपनी बात रखने की क्वालिटी है, सामने वाले को अपनी बात से रुझाने की क्वालिटी है, आप बहुत अच्छे स्केल पे आगे जा सकते हैं। कुछ क्वालिटीज हमारे जीवन की बेसिक होती हैं, बचपन से हम करते आते हैं, लेकिन आज तक कभी सही नहीं की। दूसरी चीज, ये तो रही आपको बाकी ये एनडीए वगैरह के लिए शायद सर बताएंगे, इंजीनियरिंग का ये सर बताएंगे। मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूँगी। मैं बेसिकली बीडीएस हूँ, उसके बाद मैंने अपना योगा का किया। तो योगा का ये सीन है कि कोई है जो वेलनेस में जाना चाहता हो, किसी को अपने शरीर से प्यार है मैडम, सुबह शाम दिन रात खेल के खाना खाया, फिर उसके बाद हाजमा करा, फिर डॉक्टर के पास चले गए, फिर एक गोली खाई। के बच्चे बताओ ना, आप तो
कर रहे हो ना ब्यूटी एंड वेलनेस? हाँ 9th वाले हैं आगे थे। क्या सीखा ब्यूटी और वेलनेस में? किसकी है ब्यूटी और वेलनेस? ये कोविड जब से आया ना बच्चों, तब से जीवन की सारी परिभाषाएं बदल गई। बड़े बड़े इंजीनियर्स हाफ सैलरी पैकेज पर आ गए, बड़े बड़े व्यापारी बिल्कुल ठप हो गए, बड़ी बड़ी चीजें हिल गई। कोविड ने हमको एक चीज बताई, आप आजीविका तो आपकी बनेगी, करियर तो आपका बनेगा, लेकिन जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं, आप कितने बड़े पैकेज पर चले जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वहां से एक कंसेप्ट निकला वेलनेस का। आपके यहाँ शायद अब इंटर कॉलेजेस में भी पोस्ट आएंगी योगा इंस्ट्रक्टर्स की। वो आपको योगा पे एक अलग से चैप्टर्स हो गए या प्रैक्टिकल क्लासेस हो गए, वो बताएंगे। आपकी वेलनेस, आपका शारीरिक एवं मानसिक विकास, और लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होने लड़कों के कंपैरिजन में बहुत जरूरी है। पता है क्यों? कुछ आइडिया? आप अपने घर में मदर्स देखते हैं, मम्मियों को देखा है? नानी की चिंता भी है, दादी की चिंता भी है, पापा की चिंता भी है, भैया की चिंता भी है। अब अपने घर पे पापा देखें। अच्छा तू मायके जा रही है? ओके। लेकिन माँ मायका भी देखती है, तो एक लेडी 2 घर चलाती। माँ को छोड़ नहीं सकती, जिस घर आ गई उसको भी छोड़ नहीं सकती, वो 2 घर को शिक्षित करती है। ये मैटर नहीं करता इसके बाद तुम जॉब करोगे कि नहीं, ये मैटर जरूर करेगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपके अंदर कितनी बुद्धि है, आपके अंदर कितने संस्कार हैं कि आप आगे 2 घरों को शिक्षित कर सकते हो। मैं जॉब पर नहीं हूँ, मैं अपना फैमिली बिजनेस कंटिन्यू करती हूँ, मैं उसी को चलाती हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टरी करी, वो बुद्धि मेरे हाथ से और मेरे दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता। तो मेरी जो सोच होगी वो अलग दिशा में जाएगी। करियर का मतलब सिर्फ कमाई का साधन होना ही नहीं होगा। आप घर पे रह करके भी कितनी बुद्धिमता से अपना घर चला सकती हैं, वो भी एक करियर है। अब हाउसवाइफ्स को एक नया नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, कोई बताएगा? पहले हम हाउसवाइफ लिखते थे ना मदर के आगे, हाउसवाइफ, फिर फादर की ऑक्यूपेशन लिखते थे जो भी होती थी। अब हम लिखते हैं हाउस मेकर। क्या तुम घर में सुबह उठ के झाड़ू पोछा करके, बर्तन धो के, खाना पका के, कपड़े धो के यहाँ आ सकते हो? इतना टाइम है? पर वो जो पीछे बैठे वो कर रहे हैं। वो जो पीछे लेडीज बैठी हैं वो ये काम करके यहाँ आ रही हैं। क्या तुम फिर यहाँ से जाने के बाद रात का खाना, दिन का खाना और शाम का नाश्ता पका सकते हो? वो कर रही हैं। वो प्रोफेशनलिज्म कंटिन्यू करने के साथ साथ हाउस मेकर भी। कुछ समझ में आया जो मैं समझाना चाह रही हूँ? मतलब ये नहीं है कि आप 90% स्कोरर हैं या 60% स्कोरर हैं। मतलब ये नहीं है आप डॉक्टर हैं या आप हाउस मेकर हैं। हाउस मेकर भी एक करियर है। आप जिस भी जगह काम करें, आप जिस भी सोसाइटी में जाकर के रहें, वहां आप अपनी बुद्धि का कैसे प्रदर्शन करती हैं, वहां आप अपना कैसे प्रदर्शन करती हैं, अपने परिवार को कैसे आगे ले जाती हैं, वो भी एक करियर का हिस्सा है। अब करियर काउंसलिंग सिर्फ किताबी ज्ञान पे नहीं रहेगी कि 90% वाले चलो इंजीनियरिंग करो, चलो डॉक्टर करो, 60% वाले चलो तुम कहीं और जाओ, ये नहीं है। अब करियर काउंसलिंग फिलोसॉफिकल वे में चली गई, आध्यात्म के वे में चली गई। ये सब कोविड के बाद से परिवर्तन हुआ। कोविड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी बच्चों, कोई बताएगा मुझे? शारीरिक तो था ही हम लोगों को दिक्कत, खांसी, जुकाम, सांस नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। कुछ और कोई बता सकता है कोविड में सबसे बड़ी समस्या क्या आई थी जिससे सब जूझ गए थे? कोई और चीज हमारी ही बॉडी में, बेरोजगारी तो आई, मैं नहीं बोलती कि बेरोजगारी नहीं आई, कुछ और चीज उस बेरोजगारी से क्या हुआ था? किसने बोला? बहुत बढ़िया। ये कोविड में सबसे बड़ी दिक्कत आ गई, बेरोजगारी। बेरोजगार तो हम आज भी हैं, क्या तुम सब कमा रहे हो?
नहीं ना? लेकिन क्या तुम मानसिक रूप से परेशान हो? कौन बोला यस? है? नहीं ना? क्या था वो ये था बच्चों, हम लोगों का अचानक से एक आजीविका का साधन छूट गया। पहले घर में 10,000 आते थे, 20,000 आते थे, 50,000 आते थे, अचानक से 25,000 पे आ गए, 5,000 पे आ गए, कोई तो बिल्कुल ही घर बैठ गए। तो वहां पर क्या हुआ? घर की माँ को देखा, माँ ने कभी घर से कदम बाहर नहीं रखा था, जॉब नहीं करी थी, उसने घर पे रह करके क्या काम किया? हमारे पिताओं को जो मानसिक प्रताड़नाएं हुई, हमें जो मानसिक प्रताड़नाएं हुई, उससे हमें बाहर निकालने की कोशिश करी। 3 वक्त का खाना बनाना, हम सब के कपड़े धोना, उसके बाद भी उस ना करना। अब मार पीट दिया है तो भाई वो तो होता ही है, वो तो चलेगा ना, ऐसे भी मत देखोगे नहीं कि हमारी माँ ने तो मारा था, वो आप उसकी बात कर रही है, काम करवा दिया था मुझसे, वो चीज़ अलग। बट शी नेवर कंप्लेन्ड ऑफ समथिंग, शी नेवर सेड आई डोंट हैव ज्वेलरी, शी नेवर सेड आई डोंट हैव क्लोथ, शी नेवर सेड कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं। पर हम सब ने बोला, मम्मी जूते फट रहे हैं, मम्मी मज़ा नहीं आ रहा, मम्मी कहीं चलो ना, घर के अंदर अच्छा नहीं लग रहा। बोला होगा? बोला ना? मैंने भी बोला, 2 मेरे पे भी पड़े, तुम भी पड़े होंगे। पर क्या माँ ने कभी बोला मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, थक गई, चलो यहाँ से बाहर? वो भी तो जॉब है, वो भी तो करियर है, लेकिन माँ ने अपना करियर बहुत बखूबी निभाया, वो है करियर का। कुछ आया समझ में? कुछ लगा? जो भी करेंगे दमदार करेंगे। कोई ऐसा जो कह रहा है कुछ नहीं करना, शादी करनी है जी डॉक्टर इंजीनियर से? मैडम आप तो बात करो डॉक्टर इंजीनियर बनने की, मैं तो डॉक्टर इंजीनियर के घर जाऊंगी। कोई है ऐसा? अपने पाँव पे बेटा हमेशा खड़े हो, मतलब इससे नहीं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप साक्षर हैं, आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, आप जिस भी घर जाएंगे ना बेटा, ये कभी मत सोचना शादी की बात कर रही है तो बहुत पिछड़ी है, नहीं। हमने इंसान योनि में जन्म लिया है, ये भी हमारा एक कर्तव्य है, ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी नहीं, इस एज में नहीं कि तुम घर जाके बोलो शादी करवा दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? तो आप जिस भी घर जाएंगी, चाहे बहुत लिटरेट परिवार में चले जाना, बहुत पढ़े लिखे परिवार में, अगर आप शिक्षित हैं, आपको कोई नीचे नहीं रख पाएगा, आपसे कोई 2 बातें ऊंची नहीं कर पाएगा, कोई आपसे ये नहीं पूछ पाएगा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया। क्वेश्चंस आते हैं? ये आते हैं तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया? कभी किसी लड़के से पूछे देखना तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया, वहाँ माँ बाप भी खड़े जाते हैं। ये कुछ हमारी समाज की आज भी चलती हुई कुरीतियां। अब तो हम बहुत आगे निकल गए बच्चों, अब तो वी आर वेरी फ्री, हम जीन्स पहन रहे हैं, हम स्कर्ट्स पहन रहे हैं, साड़ीज़ में भी हम बहुत डिज़ाइनदार चीज़ें पहनते हैं, अब तो बहुत खुले आज़ादी में सांस लेते हैं, पर ये पहले होता था। तो आप चाहे जॉब करें चाहे ना, लेकिन आपका पढ़ा लिखा होना वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं नीट की, डॉक्टर किसको बनना था? ठीक है बेटा, 12th के बाद हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है? नीट के थ्रू हम जाते हैं। पहले तो बहुत सारे, हर यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने अलग अलग निकालती थी। जॉली ग्रांट हिमालयन यूनिवर्सिटी वो अपना अलग निकालती थी, ठीक है? महेंद्रेश SGR देहरादून। मैं आपको लोकल बता रही हूँ, नेशनल के लिए अब तो आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, आप वहाँ पे भी सर्च करेंगे, सबके पास वो आ गए इलेक्ट्रॉनिक फोन्स और टैबलेट्स। वो टैबलेट्स तो टैबलेट्स में देख रहे हैं, क्योंकि आप तो ये फ़ोन के ज़माने में हो, ठीक है बेटा? तो इंटरनेट कनेक्शन सबके पास आ गया। बाकी आपकी बायोलॉजी की टीचर्स जो नीट वालों को, ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, वो आपको पूरा गाइडेंस देंगे, क्योंकि उनके अंडर से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 12वीं के जो आज डॉक्टर्स बन गए। चाहो तो आप उनसे पूछो, वो डॉक्टर नहीं है लेकिन उन्होंने डॉक्टर बनाए हैं। अगर उन्होंने 12वीं में बायो नहीं पढ़ाई होती ना अच्छी, बन गए तुम डॉक्टर। अगर तुम्हारी फिजिक्स वाली मैम ने, तुम्हारी केमिस्ट्री वाली मैम ने नहीं पढ़ाया होते ना ये 2 सब्जेक्ट भी अच्छे, तो बन गए थे आप। तो उन लोगों ने डॉक्टर्स बनाए, वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कैसा क्वेश्चंस आगे आते हैं, क्योंकि वो बहुत साल से इस तरह क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं उसके लिए भी आपके पास ऑनलाइन ही होता है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको बैक डेट के क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, प्लस आपके जो इमीडिएट सीनियर्स होंगे जो अभी पेपर दे रहे होंगे, आपका होगा, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उन
सीनियर से भी आपके अच्छे खासे टर्म्स होंगे कि भाई आपने क्या करा, कैसे करा, क्यों करा, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। 720 मार्क्स का पेपर होता है, 4 उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, 45 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने सही कर दिया तो 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर आपने गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया तो 1 मार्क्स कर दिया। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग भी। दूसरी चीज़, आप जब नीट देंगे तो उसमें आप MBBS, BDS, BAMS और BHMS, BAMS और BHMS, इन 4 कैटेगरीज में जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका MBBS, सबको पता है, वो पूरी बॉडी आपकी जनरल। दूसरा आपका BDS, सिर्फ दांतों का। उसके बाद आता है आपका BAMS जो आयुर्वेदा पर बेस्ड है। फिर आता है आपका BHMS जो कि आपका होम्योपैथी। तो ये 4 उसकी स्ट्रीम्स हैं, प्लस पैरामेडिक्स, नर्सिंग वगैरह, नर्सिंग हो गया, टेक्नीशियंस हो गए, लैब्स के लेबोरेटरिस्ट हो गए, ये सब आपके पैरामेडिक्स कोर्सेज के अंदर आते हैं। मेरी एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए जेब भी चाहिए थोड़ी। आपके माँ बाप की क्षमता जो है उसको भी ज़रूर देखना कि माँ बाप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, मैं कितना अच्छा क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकता हूँ। नहीं तो पैरामेडिक्स की तो बहुत अच्छी बोल, एक जगह आपको 10 नर्सेस की अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, पर डॉक्टर तो एक ही चाहिए होता है। ज़्यादा स्कोप है पैरामेडिक्स बहुत अच्छा आगे जा रहा है। बाकी थैंक यू, अच्छे से अच्छे सपने और अच्छी बातें जब यहाँ पर इस मंच के माध्यम से की जाएंगी तो भविष्य स्वर्णिम होना निश्चित, ऐसा मुझे विश्वास हो चला है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विषय को परिवर्तित करते हुए सुश्री समृद्धि मिश्र को यहाँ पर, जो जाएंगे। तो पहले हम सुनते हैं पत्रकारिता में और जनसंचार में किस तरह का स्कोप आपके लिए है। जो लोग लेखन में रुचि रखते हैं या जो लोग संचालन में रुचि रखते हैं, मास मीडिया में रुचि रखते हैं, वो किस तरह अपना करियर इसके लिए बना सकते हैं। सुश्री समृद्धि मिश्र। हेलो एवरीवन, से हेलो, आवाज आ रही है क्या सबको? पास से बोलो, पास से थोड़ा और पास से। हाँ, तो यहाँ पे 10th के बच्चे कौन कौन है? 10th के बच्चे हाथ खड़ा करेंगे। 11th में कितने बच्चों ने साइंस ले लिया और अब रिग्रेट कर रहे हैं कि साइंस क्यों ले ली? कोई है ऐसा? वाह भाई, तुम सबके बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं साइंस में। चलो, फोन चलाना किस किसको आता है? यहाँ पे बड़ा मजा आता है फोन चला के, सोशल मीडिया करके, टिकटॉक चलाना आता है, स्टेटस तो बड़े डालते हो भाई सबके साथ। तो अगर किसी बच्चे को टिकटॉक चलाना आता है, सोशल मीडिया चलाना आता है, ठीक है, लिखने का किसी को शौक है, किसी को है पोएट्री लिखने का, निबंध लिखने का, बुक पढ़ने का शौक है, तो बढ़िया। तुम्हारे लिए पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड हो सकता है जहाँ तुम एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ, एक ओवरव्यू बताती हूँ जनरल जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का क्या होता है। पहले तो ये चीज़ समझ लो कि ज़रूरी नहीं है पत्रकारिता तुम इंग्लिश में ही करो, हिंदी में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। कभी टीवी चैनल खोलते होंगे तो मम्मी पापा हिंदी चैनल सुनते हैं, है ना। और हिंदी हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि भाई हम इंडियन हैं, हमें तो अपनी राष्ट्रभाषा में सुनना बड़ा पसंद है न्यूज़ को। तो हिंदी एक ऐसा मीडियम है पत्रकारिता के फील्ड में जहाँ तुम बहुत टाइम सुन सकते हो, ठीक है। तो अब पहले तो मैं ये बताती हूँ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में क्या क्या फील्ड होते हैं, ठीक है। टिकटॉक चलाया, वीडियो शूट की, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं, है ना, एडिटिंग करते हैं। एडिट अब मैं बताती हूँ क्या क्या जॉनर्स हैं जो तुम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में देखते हो। वीडियो एडिटिंग, ठीक है, यूट्यूब में जितनी वीडियो देखते हो वो एक शॉट यहाँ पे लिया है, अभी जो सुयस भैया हैं उनकी वीडियो देखना पड़ जाता है,
एक शॉट यहाँ का होगा, दूसरा शॉट उस जगह का होगा, ठीक है। लगता नहीं है कभी कि अलग अलग जोड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कंटिन्यूएशन में चल रही है, ठीक है। वो वीडियो एडिटिंग होती है, ठीक है। दूसरा, तुम मोबाइल में न्यूज़ पढ़ते हो न्यूज़ पढ़ते हो, आजकल यूट्यूब में तुम वीडियोस देखते हो बायोलॉजी की, ठीक है। वो सब भी एक जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में तुम पढ़ते हो, ठीक है। न्यूज़ में जो लिखा आता है, वेबसाइट में जो लिखा आता है, वो लिखता कौन है? कौन लिखता है? एक जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट। अब मुझे पता है तुम लोगों को थोड़ा इस फील्ड का इतना आइडिया नहीं होगा क्योंकि ये साइंस से भी रिलेटेड नहीं है, पर अगर किसी बच्चे को साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारी क्रिएटिव थिंकिंग बहुत अच्छी है, डांस में शौक है, सिंगिंग में शौक है, लिखने का शौक है, निबंध लिखने का शौक है, तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो उसमें, ठीक है। तीसरी फील्ड आती है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। कभी तुमने क्रीम लगाई होगी, कोई क्रीम का नाम बताओ मेरे को। फेयर एंड लवली। हाँ, फेयर एंड लवली ने इंडिया में अपनी मार्केटिंग कैसे की है? इंडिया के लोगों को बड़ा शौक है गोरी स्किन का, कि भाई हम तो काले नहीं होने चाहिए, हम तो गोरे होने चाहिए। उन्होंने यही चीज को पकड़ के अपनी सालों तक मार्केटिंग की कि भाई अगर तुम्हें गोरी स्किन चाहिए तो तुम फेयर एंड लवली रखो, ठीक है। उनका मार्केट इतना बढ़ गया, अब खैर वो ग्लो एंड लवली में चेंज हो गया क्योंकि देश बदल रहा है, लोगों को समझ आ रहा है कि सिर्फ गोरा होने से दिमाग नहीं चलता है, तो लोग चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अब ग्लो एंड लवली में चेंज कर दी, ठीक है। तो मार्केटिंग क्या होता है? अगर तुम्हें कोई प्रोडक्ट बेचना है, अगर मैं कहूँ कि मुझे अभी ये माइक बेचना है, तो मैं इसकी यूएसपी बताऊंगी कि भाई ये माइक से बड़ी तेज आवाज आती है, तो ये यूएसपी बेचने का तरीका जो इंसान कर रहा है वो भी तुम जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में सीखते हो, ठीक है। अब समझ आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, ठीक है। हेलो, ठीक है। उसके बाद एक होता है पब्लिक रिलेशंस। तुम्हारा जो स्कूल है उसके बारे में कभी न्यूज़पेपर में छपा हुआ पढ़ा है? कल अभी चुनाव में फोटो आई थी, ठीक है। उनको किसने बताया न्यूज़ वालों को तुम्हारे स्कूल में मिनी बूथ बना है? एक पब्लिक रिलेशन वाले इंसान ने कि भाई यहाँ पे मिनी बूथ बना है, तुम जाके इसे कवर करो। तो जो न्यूज़ में जितनी भी तुम चीजें देखते हो, ठीक है, अगर तुम्हारे स्कूल का प्रचार हो रहा है या किसी जगह का प्रचार हो रहा है, तो पब्लिक रिलेशन वाला इंसान करता है जो कि जाके एक न्यूज़ एजेंसी को बताएगा कि भाई यहाँ जाके इस चीज को कवर करो, ठीक है। न्यूज़ के बारे में हम सबको पता ही है कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? श्रीनगर वाली? वहाँ भी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है, बस तुम्हारा दिमाग होना चाहिए वहाँ का पेपर निकालने का। 4 चीजें पढ़ लेना। एक होती है वर्बल एबिलिटी, ठीक है। वर्बल एबिलिटी क्या होती है? तुमने कॉम्प्रीहेंशन देखा है? तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन आता है, उसके नीचे क्वेश्चंस आते हैं कि इसका आंसर वो होता है। दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स के बच्चे कितने हैं यहाँ पे? ठीक है। अगर मैथ्स के नहीं भी हो, लॉजिकल रीजनिंग बहुत सिंपल होता है। वो देखा है तुमने? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2, 4, 6 डैश आगे क्या आएगा? वो चीज, ठीक है। तीसरा ग्रामर, या तो हिंदी व्याकरण या तो इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए। इंग्लिश में, हिंदी में बहुत ध्यान दिया करो। तुम्हारे जो टीचर्स पढ़ाते हैं, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर तुम किसी और फील्ड में भी जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, उसमें जाओगे, डॉक्टरी में जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, तुमको कम्युनिकेशन, इंग्लिश लिखना, हिंदी लिखना आना चाहिए। उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और चौथी चीज होती है जनरल नॉलेज, ठीक है। उत्तराखंड का सीएम कौन है? जर्नलिज्म के लिए जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये 4 चीजें करना, ठीक है। और पेपर जो है बहुत ही सिंपल आता है। डीयू की कट ऑफ आएगी, उसमें तुम्हारा नाम आएगा। अगर तुम थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी सेम लेवल पे एग्जाम होता है, उस एग्जाम को क्लियर करो, उसमें जाओगे। दूसरी चीज,
जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहले से कुछ आना चाहिए। हाँ, स्किल्स होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए किसी चीज़ को लेके, लेकिन ये नहीं है जैसे डॉक्टर बनना है तो साइंस आनी चाहिए, इंजीनियरिंग करनी है तो मैथ्स आनी चाहिए। जर्नलिज्म में तुम अपने जब करने लगते हो तब तुम सीखते हो, ठीक है? तब तुम्हें सिखाया जाएगा कि भाई लिखना कैसे है, कैसे न्यूज़ पब्लिश होती है, उसकी क्राइटेरिया होते हैं कि तुम ये लिख सकते हो, ये नहीं लिखना, ठीक है? वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, किस सॉफ्टवेयर से करनी है, ठीक है? और इस फील्ड में पैसा बहुत ज़्यादा है अगर तुम बहुत अच्छे से एक्सेल करो। अपने स्किल सेट को हमेशा अपने पास रखना। अगर किसी को लिखने का शौक है तो लिखते रहना, फर्निश करते रहना अपनी स्किल को। किसी को बुक पढ़ने का शौक है तो वो भी पढ़ते रहना, क्योंकि वो तुम्हारी एक स्किल सेट है, वो तुम्हें आगे जाके बहुत काम आएगी। जर्नलिज्म से तुम्हारे पास इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर तुम जर्नलिज्म कर रहे हो, उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि भाई हमसे जर्नलिज्म नहीं हो रहा है, हमें टीचिंग में जाना है, तो टीचिंग भी तुम्हारे लिए खुला है। डॉक्टर्स जब बनते हैं तो डॉक्टरी करने के बाद एक वो होता है ना कि MBBS करना है, BDS करना है, एक फिक्स्ड होता है। जब जर्नलिज्म आप करने लग जाते हो, आपको अलग अलग करियर ऑप्शंस मिलने लग जाते हैं, ठीक है? अगर मैं हूँ तो मुझे लिखने का शौक है, तो मुझे पता है मेरे को लिखने में जाना है। मेरे साथ के बच्चे हैं, उनको पता है कि उनको पब्लिक रिलेशंस का शौक है, वो बहुत अच्छा लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई हमारे बारे में छापो, तो वो उस चीज़ में जाएंगे। किसी का दिमाग बहुत चलता है कि भाई इस प्रोडक्ट को मैं ऐसे बेचूंगा। साइंस ओलंपियाड में जाते हो, साइंस एग्जीबिशन क्या इंस्पायर होता है तुम्हारे यहाँ, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को अपने टीचर्स को बेचते हो ना कि भाई ये आइडिया है मेरा, अपने आइडिया को बेचते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो स्किल सेट भी है तो भी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन तुम्हारे लिए एक फील्ड हो सकता है, ठीक है? ये बेसिक है। अभी अपने सोचना तुम्हारे अंदर क्या स्किल सेट है। अगर साइंस पसंद है बहुत अच्छी बात है, करो अपने साइंस में। लेकिन अगर साइंस नहीं पसंद और पता है कि नहीं हो पाएगा, तो अपनी स्किल्स जो हैं अंदर की, पोइट्री लिखना है, पढ़ना है, डांस करना है, सिंगिंग, एक्टिंग जो है उसको फर्निश करो। आगे जाके यू नेवर नो तुम्हारा करियर किसमें अच्छा बन सकता है। थैंक यू। Thank you so much. Hello. Thank you so very much, Doctor. Not the doctor, but the future doctor, Samriddhi. Actually, she is the youngest one today. सबसे कम उम्र की ओरेटर यहाँ पर हमारे बीच में है वो, और बहुत बेहतरीन जानकारी। इवन मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बेहतरीन जानकारी वो आपको देंगी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू समृद्धि। जो एक कनेक्ट की बात मैं कर रही थी आपसे कि एक कनेक्ट जो आपके साथ बन रहा होगा वो नेचुरल तभी हो पाया जब मैंने ये यंगस्टर्स को यहाँ बुलाया। इवन हम आपसे इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जितने बेहतरीन तरीके से ये कनेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा जनरेशन गैप की बात करते हैं ना हम लोग, है? अक्सर पेरेंट्स और बच्चे कहते हैं जनरेशन गैप है हमारे बीच में। क्या होता है जनरेशन गैप? बच्चों को लगता है पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझ रहे, पेरेंट्स को लगता है बच्चे हमारी बात नहीं समझ रहे, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर ना हो, आप लोग उसको समझ पाए, इसीलिए आपके बीच में आपसे थोड़े से ही एज गैप वाले बच्चों को बुलाया गया, ताकि आप बेहतरीन ढंग से ये समझ पाएँ कि जब ये आगे बढ़ सकते हैं तो आप भी इनकी तरह इनको अपना ये समझिए रोल मॉडल बना करके आप भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पुनः समृद्धि का। ये एक थोड़ा डिफरेंट फील्ड है और इस डिफरेंट फील्ड को किसी को करना चाहिए जिसका वाकई इसमें इंटरेस्ट हो। मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश पोइट्री कॉम्पोजिशन भी करती हैं, मैंने पढ़ा है, वो बहुत बेहतरीन आपकी राइटिंग स्किल्स हैं और फ्यूचर में आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ये हमारा विश्वास भी है। इसी क्रम में फिर से एक विषय को लेंगे हम, मेडिकल के फील्ड को, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक वीडियो क्लिप है। ये वीडियो क्लिप है डॉक्टर मनीषिका रावत जी की। डॉक्टर मनीषिका रावत जी जिन्होंने बीटेक के बाद एमटेक किया, IIT दिल्ली, IIT सुना है ना, भारत के सर्वोच्च संस्थान है ये।
तो IIT दिल्ली से उन्होंने M.Tech किया और वहीं से उन्होंने अपना PhD अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है और डॉक्टरेट प्राप्त की है। और पोस्ट आफ्टर PhD पोस्ट जॉब किया जाता है, तो पोस्ट जॉब के लिए वो इटली जाने वाली हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। अब पर्दे के पीछे कुछ छुपा भी है। पर्दे के पीछे ये है कि इन बच्चों की जो दूसरी सच्चाई है, व्यक्तिगत सच्चाई, वो एट द एंड ऑफ द सेशन में बताऊंगी। अभी मैं वो बता रही हूँ जो ये दिख रहे हैं। सेशन के एंड में बताऊंगी कि ये और किस तरह से आपसे कनेक्ट है। ठीक है, तो मैं एक वीडियो के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दिव्य प्रकाश जी से और सुरेश जी से कि वो वीडियो यहाँ पर चला देंगे। इस वीडियो में आपने JEE मेन की तैयारी कैसे करें और किस तरह इंजीनियरिंग के फील्ड में जो बच्चे इंटरेस्टेड है, मैथ्स के जो बच्चे हैं 11th एंड 12th और इंजीनियरिंग ये नहीं सोचना है कि नीट की तैयारी करनी है तो हम 11th और 12th को कम इम्पोर्टेंस देंगे। आप जब अपना 11th और 12th ठीक से करेंगे तभी आपका नीट भी क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, आप लोग जनरली ये होता है कि 10th के बाद लोग बायो क्यों उठाते हैं? दो ही रीज़न होते हैं, लोगों को बायो या तो ईजी लगती है या मैथ्स टफ लगती है। ज़्यादातर बच्चे मैथ्स नहीं पसंद करते इसलिए बायो उठाते हैं और ये सोचते हैं तो रट्टा वाला सब्जेक्ट है हम निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होता है। बायो भी उन्हीं की अच्छी होती है जो लोग बायो को समझना चाहते हैं। बायो जो रट्टे मार रहे बच्चे उनको नहीं याद रहेगी। ठीक है, और जिनको समझ भी आ रही है उनको भी ऐसा नहीं है कि वो भूलेंगे नहीं, वो भी भूलते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिविज़न होता है। जैसे आप लोग एग्ज़ाम से पहले अपने क्लास एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करते हैं, वैसे ही नीट हो गया, JEE हो गया, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आपको रिवीजन बहुत मैंडेटरी है। आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आपका है, कम से कम आपको पता है 3 कम से कम मिनिमम रिवीजन होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। अगर आपने अपना सब्जेक्ट पूरा कर लिया है उसमें 3 रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप एक एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आ पाते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर आप देख रहे हैं सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने ज़रूरी होते हैं, उससे आपकी रैंक बिल्ड होती है। ज़्यादातर बायो के लिए मैं अगर बोलूँ नीट के लिए तो ज़्यादातर बच्चों को बायो अच्छी लगती है, वो बायो कवर कर भी लेते हैं। लेकिन नीट में जो रैंक डिसाइडिंग पॉइंट होता है वो होता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के न्यूमेरिकल्स अटकते हैं बायो वालों के। जिन्होंने मैथ्स भी साथ में लिए वो तो कर ही लेते हैं, उनको तो थोड़ा बहुत मैथ्स का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन जो बायो वाले हैं उनको भी अपनी फिज़िक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैम लोग बता चुके हैं कि जो आप लोगों के पॉइंट्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये नहीं कि आपने वो ये सोच लिया कि ये तो हमें आता है, ये हम बाद में कर लेंगे, अभी हम ये इस पर फोकस करते हैं, उसको भी आपने साथ साथ करना है। हम लोग जिस टाइम पे अपने लिए प्रिपेयर करते थे, हम लोग ऐसे करते थे कि हमने हर दिन में आपका जो पीरियड है, जिस पीरियड में आप पढ़ रहे हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक फ्रेश लर्निंग के लिए, जो कि आप नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम आप देंगे अपना रिवीजन के लिए, जो आपने कल पढ़ा, ठीक है, उसके लिए थोड़ा टाइम रखना है कि आपने कल जो भी पढ़ा है उसको दोबारा रिवाइज करने के लिए। और तीसरे पार्ट में आप कुछ भी, कोई भी सॉर्ट ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज रिलेटेड आप पढ़ लीजिए या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उनको अप्लाई कैसे करना है, आप जो अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी बाकी तो मेन चीज़ें यही हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए वैलिड है, सिर्फ नीट के लिए नहीं है, सब चीज़ों के लिए वैलिड है। और बाकी अभी इसके अलावा नीट में, नीट के थ्रू जैसे मैम ने बताया है, BDS होता है, MBBS होता है, ANM वगैरह ये सब होता है। ANM के लिए आपका अपना उत्तराखंड का स्टेट का अलग से एग्ज़ाम्स भी होते हैं। ठीक है, ANM वगैरह में आपका ANM जो है, मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। एक ANM होता है, एक GNM होता है और एक BSc होती है नर्सिंग के लिए। ठीक है, ये तीनों एक तरीके से नर्सिंग टाइप के कोर्सेज हैं, लेकिन जो ANM होता है वो जनरली आपका फील्ड में सर्व करती हैं। जैसे अगर हमारी कोई मेडिकल टीम है, जिस टाइम पे कोविड हुआ था उस टाइम पे जो घर जा के चेकअप करवा रहे थे, जो हेल्प कर रहे थे, वो होते हैं ANMs, जो डॉक्टर्स के साथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं GNMs। GNMs आते हैं
ये लोग होते हैं जो हॉस्पिटल में सर्व करते हैं एज अ सिस्टर, जो हमारे सिस्टर होते हैं ये लोग GNMs होते हैं। और एक BSc नर्सिंग होता है। इन दोनों में GNM सिस्टर में और BSc नर्सिंग सिस्टर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि GNM एक डिप्लोमा कोर्स होता है और BSc नर्सिंग एक बैचलर कोर्स है, ठीक है। इसमें लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना मैटर करता है कि आप लोग ये ज़रूर समझिए कि एवरी जॉब इज़ रिस्पेक्टफुल अपनी जगह पे, ठीक है। किसी की भी रिस्पेक्ट कम नहीं है किसी भी दूसरी प्रोफेशन से। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको डॉक्टरी निकालनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी रैंक बाई चांस थोड़ी सी कम है, आपको इस फील्ड को नहीं करना है और कुछ और करना है, तो आप ये मत सोचिएगा कि एक सिस्टर डॉक्टर से कम होती है। उनका भी उतना ही प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है, उतनी ही वैल्यू है। एक हॉस्पिटल में सिर्फ एक डॉक्टर नहीं होता है, सिस्टर भी होती है, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, वार्ड बॉयज़ होते हैं, सब होते हैं और सबकी अपनी रिस्पेक्टफुल जगह होती है, ठीक है। आप लोग जब भी प्रिपेयर करेंगे अपने आप को हमेशा एक चीज़ सोच के प्रिपेयर करिएगा कि आगे के 10 साल में कि आप अपने आप को उस जगह पे देख सकते हैं, या बाई चांस आपने वो प्रोफेशन उठा भी लिया तो वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं। ये हम एक बेसिक छोटा सा हम नुस्खा बोल सकते हैं, ठीक है। मैं जब छोटी थी तब भी मैं यही सोचती थी कि मैं बड़े होकर डॉक्टर ही बनूंगी। मेरे को प्रिपेयर करना पड़ा, साथ में लक भी चाहिए होती है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती है साइड बाय साइड, लेकिन पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में पढ़ाई बहुत मैंडेटरी है। आप कुछ भी करेंगे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सोच के अपना प्रोफेशन मत चुनिएगा कि मुझे किस में कम पढ़ना है और किस में ज़्यादा पढ़ना है। अपना प्रोफेशन आप हमेशा अपने आप को आगे रख के सोचेंगे। घर वाले भी कई बार एडवाइस करते हैं आप लोगों को, उनकी भी सुनिए। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही वो गलत ही बोल रहे होंगे, एक बार आप उनकी भी बात सुनिए, अपनी बात भी रखिएगा, ठीक है। अभी बाकी इसके अलावा जो मेडिकल फील्ड में है 2 कोर्सेज और हैं। एक होते हैं हमारे फार्मासिस्ट आते हैं और दूसरे आते हैं हमारे लैब टेक्नीशियंस, ठीक है। इन लोगों के लिए जो फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मेसी 2 टाइप की होती है, एक हमारा बी फार्म होता है, एक डी फार्म होता है। जो हमारा बी फार्म है वो कंपनीज़ में जाके जो हम टैबलेट्स खाते हैं उनकी वो लोग कंपोजिशन करते हैं, कैसे बनती है, क्या बनती है, कब बनती है, कितने अमाउंट में बनती है, ये सब वो डिसाइड करते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज़ में वो लोग काम करते हैं। जो बी फार्म है ये इनका काम हो गया। डी फार्म वाले होते हैं वो हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं। जैसे आप कभी बेस हॉस्पिटल गए होंगे, ठीक है, इमरजेंसी में आप जब जाते हैं तो डॉक्टर्स के साथ वहाँ पे फार्मासिस्ट होते हैं ड्यूटी में, वो फार्मासिस्ट होते हैं डी फार्म वाले। उनका काम है वहाँ पे जो भी हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो पेशेंट्स को समझाते हैं कैसे लेना है, वो सेम एज वहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके लैब टेक्नीशियंस आते हैं। लैब टेक्नीशियंस के काम होते हैं, पैथोलॉजी लैब होती है, जैसे ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे जो टेस्ट प्रोसीजर करने हैं उनका काम है। और उनके साथ साथ वो ब्लड बैंक में भी सर्विसेज देते हैं। ब्लड बैंक में आपको पता है क्या क्या होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड ग्रुप मैच होता है, वहाँ पे हम किसी का ब्लड लेते हैं, किसी को डोनेट करते हैं, तो वो हम इतने सिंपली नहीं करते, उन सबका एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर्स टेस्ट करने के लिए वहाँ पे टेक्नीशियन चाहिए होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मेडिकल फील्ड में, ठीक है। आप लोग अपना जो भी आगे के लिए प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन चूज़ करेंगे अपने आप को आगे रख के सोच के ज़रूर करिएगा कि नेक्स्ट टाइम आपको लाइफ में ये चीज़ कितनी अच्छी और कंफर्टेबल लग रही है, ठीक है। हर जगह मेहनत और पढ़ाई ज़रूरी है, सब जगह ही मैंडेटरी होती है वो तो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर चारू नेगी। बहुत ही सिंपल वे में आपको बहुत बेहतरीन ढंग से एक एक पहलू से आपने रूबरू करा दिया है कि मेडिकल के फील्ड में जाने वाले बच्चे कौन कौन से फील्ड्स को ऑप्ट कर सकते हैं और किस तरह की तैयारी उनको करनी है। तो बहुत ही बेनिफिशियल सेशन डॉक्टर चारू की तरफ से भी रहा, मैं उनका भी यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ कि बहुत अच्छी ब्रीफिंग उन्होंने करी, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में इतना वास्ट है कि उसको कवर अप कर पाना बहुत इम्पॉसिबल सा है, लेकिन काफ़ी 90% तक उन्होंने इसको आपके लिए कवर अप कर दिया, और वो भी बहुत आसान तरीके से जो आप तक इजीली समझ में आए। तो यही चीज़ होती है कि किस तरह से हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बता पाते हैं कि
वो किस तरह अपने फ्यूचर को लेकर के अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो वैल्यूएबल लग रहा है ना आपको? ये सेशन अच्छा लग रहा है? अपडेट हो रहे हैं आप आगे को लेकर के कि किस तरह के टेस्ट्स आप अपीयर हो सकते हैं, किस तरह आप उसकी स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ें आपको सीखनी है धीरे धीरे और अनुभव से आएंगी। और हम तो हमेशा आपके साथ हैं ही, टीचर्स आर ऑलवेज देयर विद यू। जब भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हैं। फर्दर भी आपको उनकी कोई सेवाएं चाहिए होंगी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम आप तक मुहैया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करवा देंगे। द ओनली थिंग इज़ दैट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, है ना? तो रिसोर्सेज मैटर नहीं करते हैं कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, और कम है तो आप नहीं कर पाएंगे। वी आर देयर टू अरेंज द रिसोर्सेज फॉर यू। हम हमेशा यहाँ पर हैं आपके लिए रिसोर्सेज अरेंज करने के लिए। मेन बात यह है कि आप अपने अंदर ठान लें, वो लगन पैदा कर दें कि हमको कुछ करके दिखाना है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें डिपेंड नहीं रहना है। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे और एक समर्पण का भाव आपका आ जाएगा अपने सपने को लेकर के, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करने वाले हैं, है ना? तो वो कहीं नहीं है कि आप ये सोचें कि अरे हमको गाइड कौन करेगा। सो मैनी गाइड्स आर देयर। पहले तो इतने सारे गाइड तो हम ही मौजूद हैं स्कूल में आपके लिए हर समय। एंड a lot of youngsters are there who are excelling in this field and who are also cooperating the other people to overcome all these difficulties। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको दिमाग में रख के चलनी है कि हमें अपने आप से प्रयास करने ही पड़ेंगे, तभी दूसरा हमें आगे ले जा पाएगा, है ना? ये नहीं है कि स्पून फीडिंग हो जाएगी, चम्मच आपके मुंह में डाल दी जाएगी और आप चबा लेंगे, ये तो होगा नहीं। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, है ना? इसी क्रम में 2 वक्ता हमारे रह गए हैं। एक दिव्य प्रकाश जी, वो सेशन अलग से लेंगे क्योंकि उसमें 8th और 9th को भी इंक्लूड करना है। उससे पहले मैं विद्यालय में हमारे बहुत ही सहयोगी रहे हैं और हर काम में सबसे बड़ी आर्मी डिसिप्लिन आपने हमेशा देखा होगा कि वो कभी लेट नहीं पहुंचते हैं, देखा है? तो कुछ चीज़ें तो आदमी व्यक्तित्व से सीखता है आदमी, है ना? कि भाई एक अपने अंदर से अनुशासित होना। आप लोग अक्सर प्रेयर आदि खत्म हो जाती है तब आप लोग आते रहते हो। तो पहली चीज़ जो सेना हमें सिखाती है वो सिखाती है आत्म अनुशासन, और वो उनके व्यक्तित्व में यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा है काम के प्रति समर्पण। पता नहीं हम लोग कितने लोग जाकर उनसे कहते हैं हमारा ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए, जबकि उस काम के लिए वो डेप्यूट नहीं है, लेकिन हमेशा एक सहयोगी की भूमिका में रहते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं काम के लिए। और मैंने कभी ये नहीं सुना उनसे कि मैं थक गया हूँ, अब नहीं कर सकता मैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें वो हैं बेटा जो अनुकरणीय होती हैं, जिससे हम इनडायरेक्टली सीखते हैं। कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट सीखते हैं, कुछ हम इनडायरेक्टली सीखते हैं। तो मैं तो खुद भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहती हूँ, उनकी कार्यशैली से। और मैंने उनसे निवेदन किया, क्योंकि वो सेना से निवृत्त हैं और अभी इसी वर्ष से बालिकाओं के लिए एनडीए का एग्ज़ाम जो है, पहले केवल बॉयज़ दे पाते थे, अब गर्ल्स भी एनडीए का एग्ज़ाम दे रही हैं। और सेना तो उत्तराखंड की नस नस में है। आप देखते हैं कि हमारे कितने लोग सेना में हैं, और अब हमारी बेटियां भी आगे बढ़ कर के सेना में आएंगी, तो इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। सीडीएस एंट्रीज के थ्रू जाती थी लड़कियां, लेकिन 12th के बाद ऑप्शन नहीं खुलता था, तो ये ऑप्शन भी खुल गया है एनडीए का। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ी सी जानकारी बच्चों को दीजिएगा कि एनडीए की कैसे तैयारी करें, किस तरह का अनुशासन होना चाहिए। पहले एक अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़, अपने अंदर का डेडिकेशन, आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, वो भी आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मनमोहन रावत जी को कि वे यहाँ पर आकर के अपने अनुभव भी साझा करेंगे और आपको सर्वप्रथम मंच पर आसीन गणमान्य व्यक्तित्व एवं समस्त शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार और बच्चों को गुड मॉर्निंग। जैसे कि बच्चों, सन 2021 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अभी फीमेल के लिए भी एनडीए में एंट्री का दरवाज़ा खुल चुका है। इसलिए आप लोगों को इस ओर मेहनत करनी चाहिए, और जो सबसे जो प्रेस्टिजियस जो सर्विस मानी गई है वो डिफेंस फोर्सेस की मानी गई है। इसके लिए आपको
NDA CDS के थ्रू आप जो है डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जैसे कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एंट्री जो महिलाओं के लिए स्टार्ट हुई है, उसके बारे में क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसके लिए लड़कियों की उम्र जो है 16 से 19 साल के बीच होनी चाहिए। 10+2 या अपियरिंग या जो 10+2 जिन्होंने पास कर लिया वो उसमें अपियर हो सकते हैं। ये इसमें आर्ट्स ग्रुप और साइंस ग्रुप की लड़कियां दोनों पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आर्ट्स ग्रुप आर्मी के लिए और नेवी और एयरफोर्स के लिए आपको साइंस ग्रुप की लड़कियों का चयन किया जाता है। साल भर में इसकी 2 बार परीक्षाएं होती हैं। जो है पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, वो सब ऑनलाइन होता है। जो है उसके बाद आपका जो है जब 3-4 महीने होने के बाद जब रिटर्न टेस्ट आप दे देते हो, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है रिटर्न का। जो है उसके बाद आपको जो है SSB का फॉर्म भरना पड़ता है। जो है उसमें 3-4 सेंटर है पूरे इंडिया में। जो है SSB में, उसके लिए SSB में क्या कि 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। उसमें एक GTO टास्क होता है, जो है एक उसमें साइको टेस्ट होता है, जो है और तीसरा एक इंटरव्यू होता है। ट्रायंगुलर बेसिस पे उसका इंटरव्यू ले जाता है बच्चे का। जो है उसमें बेसिकली जो साइको के अंदर 3 टेस्ट होते हैं। जो है एक उसके अंदर ग्रुप डिस्कशन होता है, जो है एक लेक्चरेट टेस्ट होता है, जो है और एक SRT और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का एक कम्बिनेशन उसमें टेस्ट होता है। जो अगर आपने ये टेस्ट अगर क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद वहीं पर जो है आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जो अगर इन तीनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका रिटर्न हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया और आपका मेडिकल हो गया, अगर इन तीनों को आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जो है 4 साल की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आप जो है कमीशन अधिकारी के रूप में आर्मी में इनरोल होते हैं। इसी के तहत एक और भी MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, पिछली बार मैंने बच्चों को बताया था लेकिन यहाँ से किसी ने फॉर्म नहीं भराया। फॉर्म ऑनलाइन आए थे, मैंने बच्चों को बताया, लेकिन आप फॉर्म भर लो। जो है जो अच्छे बच्चे हैं उसमें निकलते हैं, वो जो बच्चे कोई स्पेशल नहीं है जो निकलते हैं उसमें, वो भी आप लोगों के बीच में। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप इस साल अगर भरना चाहें तो उसकी इस साल जो है 22 अप्रैल को उसकी परीक्षा है। तो अगर आप भरना चाहेंगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और जो भी बच्चे जो है उसका फॉर्म भरना चाहेंगे वो मेरे से मिल सकते हैं। मैं उनकी 100% कोशिश करूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। बहुत कम शब्दों में पूरी जानकारी आपको दे दी उन्होंने। एक टोटल इन्फॉर्मेशन, एक जो जिस्ट में आती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट बना देना किसी चीज़ का, इजीली समझ आ जाए और मेन पॉइंट्स आपके कवर अप हो जाए, तो वो सारी जानकारी आपको उन्होंने दे दी। और उससे बढ़िया बात ये कही है कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो वो आपको पूरा हेल्प करेंगे। यहीं पर स्कूल से भी भर सकते हैं आप, पेमेंट मोड अच्छे वो करके। तो हर समय मैंने कहा ना आपको कि वो एक सहयोगी की भूमिका में रहते हैं और हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए कहते हैं आर्मी पर्सन कभी रिटायर नहीं होता। कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, बेटा यहाँ हमने बात करने के लिए नहीं बैठाया हुआ है आपको। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगी, जिनको नहीं सुनना है वो आराम से पीछे से चले जाएंगे, ठीक है? बट डोंट डिस्टर्ब अदर्स। आपको अगर नहीं करना है अपनी लाइफ में कुछ नहीं, इट डजेंट मैटर। हम लोग भी उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो वाकई कुछ करना चाहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनको बातें करनी है वो पीछे से लाइन बनाकर चले जाएंगे अपना आराम से। इस क्लास को अटेंड करने के लिए बॉन्ड नहीं है बेटा। बाकी सब्जेक्ट की क्लास तो आपको कंपल्सरीली अटेंड करनी है, पर यहाँ पर वही बच्चे रहें जो वाकई सुनना चाहते हैं, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि बीच बीच में आप लोग बोल करके बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सुयश असवाल को कि वे यहाँ पर आकर के, जिस फील्ड में यू आर द मोस्ट इंटरेस्टेड पीपल, तो टिकटॉक बनाना, ब्लॉग बनाना, यूट्यूब से कनेक्ट होना, हालांकि मैं इसको ये नहीं बोल रही हूँ कि क्या, पर आपका पैशन वाकई में यही है ना? और वो तो खैर एक्सेल कर रहे हैं इस फील्ड में। फील्ड हमने बताया ना, कोई सा भी फील्ड हो बेटा, वो फील्ड अपने आप में कब है वो सुपर्ब,
जब आप उसमें सुपर वर्क कर पा रहे हो। तो मुझे जो लगता है वो आप इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। बहुत सारे हमारे बच्चे इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जो अभी तक नहीं सुनना चाह रहे थे वो अब सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सबका टैलेंट अलग अलग है ना। हर कोई बच्चा तो मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं करना चाहेगा, मास कॉम नहीं करना चाहेगा, आर्मी में नहीं जाना चाहेगा, लेकिन वो इस फील्ड में वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हमने कोविड के दौरान देख लिया। बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे ही पूछी, बेटा ये कैसे करेंगे ज़रा बताओ, है ना। तो मैं एक बार आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर सुयश को, जो कि इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, जॉब भी की है, और अब आपको एज ए ब्लॉगर बताएंगे अपना अनुभव कि किस तरह से वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। तो आप सभी को नमस्कार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच से दिव्य प्रकाश जी को, जो एज ए ट्रेनर आपको समय समय पर कंप्यूटर के बारे में बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से उसकी उपयोगिता क्या है, क्या उसके क्षेत्र हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे दिव्य प्रकाश जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी टीचर्स, गेस्ट, आप सभी को मेरा नमस्कार। एंड प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी सारी क्लासेस करी हैं। 8th और 9th के साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 10th क्लास के जिनके साथ में मैंने क्लासेस करी है। एंड मैं एक बार बताना चाहूँगा कि मेरा नाम दिव्य प्रकाश है और मैं अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन से हूँ। एंड ये जो प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है ये 2015 से यहाँ पे चल रहा है। एंड जो पहले 2015 से 2020 तक जो प्रोग्राम यहाँ पे चला था वो DE प्रोग्राम था, डिजिटल इक्वलाइजर प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम में हम लोगों ने जो कंटेंट था, आप लोगों की जो किताबें थी, उसको हम लोगों ने डिजिटली उसको कन्वर्ट किया था। अभी ये IBM के अंदर हमारा प्रोग्राम चले गया है। आप लोगों को पता होगा IBM कंप्यूटर्स भी बनाती है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो वो इस समय वो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे चल रहा है IBM का। तो IBM का ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है STEM फॉर गर्ल्स। तो जिसमें STEM जो है, STEM का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इसमें जो हम लोग ज़्यादातर करते हैं वो गर्ल्स एजुकेशन पे हम लोग काम करते हैं, ताकि वो साइंस बैकग्राउंड की तरफ उनको हम लोग मोटिवेट कर सकें। ये इसलिए है क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से या फैमिली मतलब उनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है कि वो साइंस के लिए अपना करियर आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो इतने थोड़ा मतलब बैकग्राउंड उनका वैसा होता है, पुअर बैकग्राउंड होता है। वो थोड़ा उनका मेंटेलिटी थोड़ा सा ये होता है कि बच्चे या खासकर लड़कियां कि आगे पढ़ के क्या करेंगे, उनकी तो शादियां कर देते हैं हम लोग। तो इस वजह से उनको पढ़ा के फ़ायदा नहीं है, उनको आर्ट साइड में डाल देते हैं। ठीक है, पहला रीज़न तो ये होता है। दूसरा रीज़न क्या होता है कि देखा देखी। सपोज जैसे आपके जैसा फ्रेंड सर्कल है, तो फ्रेंड सर्कल आपका जैसे 5-6 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, तो उसमें 2-3 बच्चे या 4 बच्चे अगर वो आर्ट साइड ले रहे हैं, तो जो 2 बच्चे बाकी रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि मेरे 4 फ्रेंड्स ने तो आर्ट साइड ले ली है, तो मैं साइंस लेके क्या करूँगी, मेरे को तो उसके साथ में मतलब मेरे को भी आर्ट साइड में जाना है। तो साइंस साइड छोड़ के जबकि वो कैपेबल रहते हैं फिर भी वो आर्ट साइड ले लेते हैं। तो एक तो अपनी क्षमताओं को पहचानो, एंड दूसरे को देख के अपने सब्जेक्ट्स को कभी भी चूज़ मत करो। ठीक है। एंड रहा सवाल करियर पाथ का, तो सारे जो भी करियर्स मेन जो करियर्स हैं वो सभी डिस्कस ऑलरेडी हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे से वो एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पे मैम लोगों की तरफ से, सर की तरफ से। एंड हाँ, मैं सुयश असवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक नया सोच जो वीलॉग जो आजकल अभी चल रहा है, जो कि ट्रेंड में है, इसकी 1-2 चीज़ें हैं जो उस समय बात शायद नहीं हो पाई। एक सवाल मैम ने पूछा था कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। ठीक है, पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं अगर पैसा आ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो वीलॉग है, वीलॉग एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको किसी भी एज में कर सकते हैं। जैसे आप लोग जैसे छोटी क्लास में जैसे 6th, 7th, 8th में हैं, तो उनके पास उतना बर्डन नहीं होता है पढ़ाई का, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, जैसे छुट्टियों का टाइम होता है, आपके पास स्कूल के दौरान में काफ़ी सारी छुट्टियां होती हैं, तो उस टाइम पे आप लोग कर सकते हो। सैटरडे, संडे, इस दौरान में आप लोग कर सकते हो, वीकेंड पे कर सकते हो। ठीक है।
तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है एंड किसी भी एज में इसमें पैसा कमाया जा सकता है एंड किस तरह से पैसा कमा सकते हैं आप लोग को ऑलरेडी वो बता चुके हैं। एंड कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि साइंस में, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड, ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। एनडीए के बारे में आपके साथ में डिस्कस भी किया है। कई लोग शायद से पायलट बनना चाहते हैं, लेकिन कईयों को ये पता नहीं होता पायलट के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है। कोई बताएगा? किसी को पता है पायलट के लिए? सबके सब जैसे एनडीए में 3 फोर्स होती है ना, कौन कौन सी होती है वो? एयरफोर्स और नेवी एंड आर्मी। ठीक है, वेरी गुड। एक्चुअली जो पायलट का होता है ना, पायलट का एंट्रेंस एग्जाम भी एनडीए के थ्रू होता है। उसमें एक अलग जैसे ब्रांच होती है ना, ब्रांच जैसे इंजीनियरिंग में होती है सीएस कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जिसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इस टाइप की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। ऐसे ही इनमें भी ब्रांचेज होती हैं। तो एनडीए में एक फ्लाइंग ब्रांच होती है, वो चूज़ करनी पड़ती है, तो उसके थ्रू पायलट बनते हैं। ठीक है, क्लियर है? अभी मैं देख रहा था शुरुआत में मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, बहुत कम हाथ खड़े थे। कई बार पूछा, फिर दोबारा पूछा कि कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, फिर टीचर्स पे भी बात आई थी इस तरह से। लेकिन मैंने ये नोटिस कर रहा था इस समय काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अगर मैं देखूँ तो तीनों को अगर मैं मिला के अगर देखूँ तो मुश्किल से 25 या 30 बच्चों ने हाथ खड़े किए थे, मुश्किल से। लेकिन काफ़ी बच्चे अभी भी इस परेशानी में हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता कि एक्चुअली मुझे बनना क्या है, उन्होंने सोचा ही नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद भी बहुत कंफ्यूज रहते होंगे, रहते हो? अरे रहते हो आप लोग? कि हमें क्या बनूं मैं शुरू में तो हर कोई बोलता है कि मैं आईएएस पीसीएस बनूंगा, जब छोटे छोटे रहते हैं सब, है ना। फिर थोड़ा और ऊपर लेवल आते हैं, नहीं यार आईएएस पीसीएस थोड़ा टफ है, तो डॉक्टर इंजीनियर बन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब थोड़ा और जब 11th-12th में आया था तो कहते हैं यार नहीं तो ये भी तो टफ है यार, है ना। अब फिर लास्ट में तो सब गोल हो जाता है कि यार मैं बनूं तो फिर बनूं क्या, है ना। होता है ऐसा, होता है ना। ठीक है, तो मैं एक टेस्ट होता है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। उसका नाम है साइकोमेट्रिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, मैं 8th और 9th वालों के साथ में उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ठीक है, मैं एक दिन कभी क्लास में अगर आप लोगों के अगर रहा तो उसमें उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से क्या क्या होता है। ये आप एक करियर गाइडेंस ऐप होता है ये। ठीक है, इसके अंदर एक टेस्ट होता है जिसमें अराउंड 150 to 160 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये आप सभी बच्चों के लिए, इवन मैंने खुद ये टेस्ट अभी 1 या 2 महीने पहले दिया था। ठीक है, बस ऐसे ही चेक करने के लिए। आप लोगों को जिनको अभी भी नहीं पता है कि उनको किस वे में जाना है, कौन सा फील्ड चूज करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस टेस्ट को दीजिए। एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट में आप लोगों के पास 150 to 160 क्वेश्चन अराउंड ऐसे होते हैं जिसमें 3 लेवल्स होते हैं। एक में सेल्फ के बारे में होता है एंड एक में एक और उसमें होता है एक टेस्ट जिसमें 40-45 क्वेश्चन अराउंड होते हैं एंड एक और होता है उसमें एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें वो आपका आईक्यू लेवल को आईक्यू लेवल का देख के आपको उस तरह से बताता है कि आप लोग किस फील्ड में जा सकते हैं या किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, एंड कई बच्चों को अभी भी अगर कुछ डाउट है इन चीज़ों में, जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताई गई हैं, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं एक पोस्टर शेयर करता हूँ 8th and 9th के साथ में पोस्टर। ठीक है, आप लोगों में से बहुत कम बच्चे उसमें शायद कॉल करते हैं। ठीक है, आप लोग उसमें कॉल कर सकते हैं, वो नंबर मैं अभी यहाँ पे लिख दूंगा, उसमें आप कॉल करके कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में कि मुझे ये बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए, है ना, इसके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, कौन से अच्छे कॉलेजेस होते हैं, इस जो पूरा कोर्स होता है, इस कोर्स के दौरान में कितनी फीस लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर से देख सकते हैं। अरे क्लियर है? एंड ये सिर्फ 11th 12th के लिए नहीं है, ये 8th और 9th वालों को इस वजह से बताया जा रहा है। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि करियर गाइडेंस ये 8th और 9th के लिए क्यों है ना। 8th और 9th को इस वजह से हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं क्योंकि सपोज अगर आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है, 8th और 9th में आप हैं, आपने किसी से कोई गाइडेंस ही नहीं लिया, आपको इंजीनियर बनना आपने सोचा हुआ है, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट, अगर आप बायोलॉजी ले लोगे 12th में तो क्या आप इंजीनियर बन जाओगे? नहीं बन पाओगे ना।
तो इस तरह की कौन से करियर के लिए कौन सा सब्जेक्ट जरूरी है, इसी वजह से आप लोगों को 8th 9th में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, ताकि आप लोग उस चीज़ की जो प्रिपरेशन है वो अभी से ही स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्लियर है? तो 8th और 9th में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैंने बोला था कि आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाइए, तो उसमें हम लोगों ने कुछ बच्चों को चूज़ भी किया है, तो वो अभी हम अनाउंस करेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू। थैंक यू दिव्य प्रकाश जी। आपने कहा मेरी तरफ से इतना ही था, इसका मतलब अभी ज्ञान का भंडार और भी था, समय को देखते हुए समेटना पड़ गया। बहुत सारी बहुत यूज़फुल जानकारी उन्होंने दी, और सबसे बेहतरीन जानकारी जो थी वो साइकोमेट्रिक टेस्ट की जो बात की उन्होंने। वाकई में ये वो टेस्ट है जो आपके लिए, हम सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे ऑप्शन होता है ना कि भाई करियर तो ऑप्ट कर लिया, बाद में लगता है यार इसके लिए तो हम बने ही नहीं थे, इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा, ये सब्जेक्ट गलत ले लिया, ये नहीं, ये सब्जेक्ट लेना चाहिए था, स्विच करने का ऑप्शन भी नहीं होता है ना। तो वो साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको हेल्प करता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं ये जान पाएँ आप, है ना। तो जब भी सर यहाँ पर अवेलेबल होंगे तो आप निश्चित रूप से उस टेस्ट में प्रतिभाग करना, वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा ये डिसाइड करने में कि आपको फ्यूचर में करना क्या है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कुल मिलाकर के हम एक निचोड़ पे जो आज पहुँचे हैं वो ये है कि दिशाहीन होकर के चलने पे आदमी मंजिल तक नहीं पहुँचता। आप अभी थोड़ा सा इस रास्ते पे चले, फिर लगा ये मुश्किल है यार, इस पे नहीं, मुझे तो इस वाले पे चलना चाहिए था, ये भी तो वहीं जा रहा, उस पे चले, वहाँ भी आधे में जाके कंफ्यूज हो गए, इधर नहीं इधर जाना है। तो प्रॉपर डायरेक्शन चूज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर सही डायरेक्शन चूज़ कर ली तो आप सही जगह पहुँच ही जाओगे। शुरुआत बेहतरीन होनी चाहिए। बोलते हैं ना, गुड बिगिनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग। अच्छी बिगिन करोगे तो अच्छी एंडिंग होगी। 100 मीटर रेस वाले बच्चे जानते होंगे कि 100 मीटर रेस वही जीतता है जिसकी स्टार्ट अच्छी होती है, क्योंकि सेकंड्स में टाइम रिकॉर्ड होता है। अगर स्टार्ट गड़बड़ हो गया, वही स्टार्ट का जो 1 सेकंड है वो आपको हरा भी सकता है और वही जिता भी सकता है। तो वही हमारी लाइफ के साथ भी है कि लाइफ जो है वो 100 मीटर की रेस है जिसमें बिगिनिंग का बहुत बड़ा रोल है, और इस बड़े रोल को आपको पहले समझना है, बैठकर स्टडी करना है कि आपको जाना किस तरफ है, किस दिशा में, और फिर एडामेंट होकर के फिर छोड़ना नहीं है उसको, फिर कंफ्यूज भी नहीं होना है। फिर तो ये मान लेना है कि हमने पहुंचकर ही दम लेना है लक्ष्य पर अपना। आधे में छोड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे बच्चे। जो भी चूज़ कर रहे हो उसके लिए फिर जी जान लगानी है, ठीक है ना। तो बहुत लंबा सेशन हमने लिया आपका, लेकिन पता नहीं चला कहीं भी ये सेशन बोझिल नहीं हुआ, कहीं पर बोरिंग नहीं हुआ, और बहुत ज़्यादा जानकारियों का भंडार आप तक हमने पहुंचा दिया है। आगे भी समय समय पर हम इस तरह के करियर काउंसलिंग सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, अलग अलग फील्ड से लाते रहेंगे। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से ही निकल करके आगे बहुत अच्छे मकाम पर पहुँचे हैं, हम उनसे भी कांटेक्ट बनाकर आप तक उनको कनेक्ट करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ आगे आएंगी, और नई शिक्षा नीति कहती भी यही है कि टीचर इज़ द फैसिलिटेटर नॉट अ लेक्चरर। टीचर अब एक लेक्चरर नहीं रह गया है, वो एक फैसिलिटेटर हो गया है। उसका काम है आपको फैसिलिटेट करना, रास्ता आपने चलना है, हमने केवल आपको हेल्प करना है उस रास्ते में जाने के लिए। समझ में आ रहा है? उंगली पर पकड़ करके चलाना नहीं है, चाहे हम हो चाहे हमारे आज के जो गाइड्स हैं वो हों, ये सब आपके लिए मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। रास्ता आपको चुनना है और मंजिल तक चलना भी आप ही को, ठीक है। तो अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल द टीम ऑफ यंग एंड एनर्जेटिक। टीम में हमारे अनुभवी रावत जी भी रहे, वो ऑलवेज यंग हैं क्योंकि इसलिए यंग एंड एनर्जेटिक टीम में है। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस नई टीम का, और एक नई ऊर्जा से इन्होंने हमको भर दिया है। हमारी जो पुरानी टीम इतने धैर्य से हमको सुनती रही, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इतनी देर अपनी क्लासेस और अपना काम छोड़ करके यहाँ पर अपना समय देना सबके लिए पॉसिबल नहीं था। तो हमारी शिक्षिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा टोकन, सरकारी विद्यालयों के पास धनराशि की हमेशा कमी रहती है, रिसोर्सेज के मामले में सीमित होता है। एक छोटा सा टोकन हम अपने गेस्ट्स को आज यहाँ पर देंगे। मैं पहले सुमन रावत मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ, यहाँ पर फोटो ले लेना। जोरदार तालियां।
मेरा निवेदन रहेगा सुयश से कि वे भी कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा परीक्षा भंडारी मैडम से कि वे भी कृपया बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आने का कष्ट करेंगे। और श्रीमती निरुपमा मिश्रा से मेरा निवेदन रहेगा कि वे मंच पर आने का कष्ट करें। और बच्चों, आपको पता है कि कौन है हमारे बीच में? समृद्धि बिष्ट कौन है? आप जो है निरुपमा बिष्ट मैम की बेटी है ना? तो ये गर्व के पल भी बहुत कम मिलते हैं मम्मी को, क्योंकि सैक्रिफाइस पूरा होता है सैक्रिफाइस पूरा होता है मम्मी के हाथ। मेरा निवेदन रहेगा सुधा देवी मैम से कि वे कृपया मंच में आने का कष्ट करेंगे। एक और ले लेना मास्क। रावत जी का सर्टिफिकेट, क्योंकि घर वाले ना, घर वालों को तो हम आधा आधा काम करते हैं प्रार्थना स्थली पर उनको भोया कराएंगे। आइए इसको भी किसान है? सिर्फ डाइस नीचे करना, अपने आगे हो जाए। ठीक है, इसको तो नीचे कर दो बस, थोड़ा लो हो गया काम। आइए आइए आइए। अरे आप तो सही भैया का सामान खाना कोई उठाएगा कि आप तो आ रहा है आप चलो लेन दो। चलो तुम वहीं रहने दीजिए, वो एक्चुअली कल होगा नहीं, तो वो वहां से तो गायब हो जाएगी। अच्छा अभी बाहर हटा रहा है। एक बच्चा भेजती हूँ मैं। एक बच्चा आप चले जाओ, जरा लेके आओ जरा।